नमस्कार। 12th के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं अर्थशास्त्र में चौथा चैप्टर पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। यानी पहले समझते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं। उनमें पूर्ण एवं स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है और कोई भी क्रेता और विक्रेता वस्तु विशेष की कीमत को अपने क्रय विक्रय द्वारा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। यानी कि उस जगह पर, उस स्थान में, उस बाजार में मांग, जितनी वस्तु की मांग है उतनी पूर्ति भी है। यानी कि जितना उसका क्रेता है उतना ही उसका विक्रेता भी है। मान लीजिए किसी वस्तु की अगर 100 वस्तु की डिमांड है तो 100 उसको बेचने वाले भी हैं और 100 खरीदने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अगर उसकी शॉर्टेज करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको बेचने वाले 100 व्यक्ति हैं, वो कहीं और दूसरी जगह से ले लेगा। इसी तरह क्रेता भी कम नहीं है, यानी खरीदने वाले भी कम नहीं है। यानी अगर उसे विक्रेता अगर क्या करे कि रेट कम कर दे तो बढ़ाना चाहे अपनी सेल तो नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसको दूसरे जो अन्य होंगे विक्रेता वो उसको ऐसा करने नहीं देंगे। फिर भी क्योंकि क्रेता एक उतनी सीमित, जितनी है वो वस्तु उतनी सीमित में है। ऐसी स्थिति को हम पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति या प्रतिस्पर्धा की स्थिति कहते हैं। इस संबंध में श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने जो कहा है वो बताया है उन्होंने कि पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। यानी कि जो प्रत्येक उत्पादक है जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है उसकी मांग पूर्णतः लोचदार, यानी कि वो पूर्ण लोचदार होगी। यानी कि जितनी उसे आवश्यकता होगी उतनी ही उसमें वो बढ़ोतरी या घटोतरी कर सकता है। इसका अर्थ है प्रथम विक्रेताओं की संख्या बहुत है, यानी कि विक्रेता उसमें ऐसी वस्तु को बेचने वाले विक्रेता बहुत सारे होंगे, जिससे किसी एक वस्तु का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का एक छोटा भाग होगा। और जो पूरे बाजार में उस वस्तु की जो डिमांड होगी उसमें एक छोटा सा ही भाग वो फर्म उसका उतनी वस्तु का उत्पादन कर रही होगी। तथा दूसरा क्या प्रभाव होगा, सभी ग्राहक प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं। यानी कि जो ग्राहक जरूरी नहीं है वो एक ही बस जहाँ उसे वस्तु मिल जाएगी वो उस वस्तु से, उस विक्रेता से वस्तु को प्राप्त कर लेगा, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होगी और कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता अकेले वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। अगर यानी कोई विक्रेता चाहे, जैसे विक्रेता का शॉर्ट करके रेट बनाना चाहे तो नहीं बढ़ा सकता। इसी तरह क्रेता डिमांड ज़्यादा करके उस वस्तु की रेट नहीं बढ़ा सकता। यही मतलब है कि वो बहुत अधिक संख्या में होगी, यानी जितनी डिमांड होगी उससे ज़्यादा है उसका वस्तु का बाजार में उपलब्धता होगी। बिक्री की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयाँ समान होंगी, यानी कि किसी इकाइयों में विभिन्नता नहीं होगी, एक जैसी सारी इकाइयाँ होंगी। इस प्रकार की वस्तु की इकाइयाँ एक दूसरे की पूर्ण स्थापन, यानी कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ली जा सकती है। अगर वो वस्तु उपलब्ध नहीं है तो वो उसकी समान ही है, क्योंकि दूसरी वस्तु भी, तो ऐसी वस्तु में उस दूसरी वस्तु से काम चलाया जा सकता है। वस्तु का प्रमाणीकरण होता है, अतः गैर कीमत प्रतियोगिता नहीं पाई जाती, यानी कि कोई इसमें अलग से प्रतियोगिता की कीमत उसमें नहीं होती। इसमें विक्रय लागतों का पूर्ण अभाव, यानी विक्रय लागतें जो होती हैं उनका पूर्ण अभाव यहाँ होता है। फर्मों को इसके उद्योग में प्रवेश करने तो उद्योग से बाहर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, क्योंकि प्रत्येक फर्म कुल उत्पादन बहुत थोड़ा सा भाग ही उत्पादन करती है। क्रेता और विक्रेता को बाजार की स्थिति के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। उत्पादन के साधन में पूर्ण स्थिति गतिशील होते हैं, अर्थात एक उत्पादक को छोड़कर वे उत्पादन के जो साधन हैं जैसे कि श्रमिक है, कच्चा माल है, दूसरे किसी उत्पादक के पास जा सकते हैं। पूर्ण करती है। परिवहन लागत शून्य होती है, जिसके कारण बाजार में एक कीमत
प्रतिशत, यानी ऐसी स्थिति में परिवहन की लागत जहाँ वस्तु उत्पादन हो रही है वहीं पर वो वस्तु, ऐसी स्थिति कब होगी जहाँ वो वस्तु उत्पादन हो रही होगी वहीं वो वस्तु होगी, तो ऐसी स्थिति में वो वहीं उस वस्तु की डिमांड हो रही होगी। तो ऐसी स्थिति में परिवहन लागत, उसको दूर कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं, वस्तु को कहीं दूर भेजने की स्थिति में वो नहीं होगा, वहीं बिक रहा होगा, वहीं वो बन भी रहा होगा। अब इसी पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण या कीमत निर्धारण कैसे होती है ये हम समझते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार इस बारे में भिन्न है। जैसे कि रिकार्डो उत्पादन लागत को में केवल श्रम लागत को ही सम्मिलित करते हैं, जबकि प्रोफेसर बार्लस तथा जेवंस आदि अर्थशास्त्रियों का मत है कि वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है, यानी कि जैसे जैसे उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी वैसे वैसे उसका मूल्य कम होता जाएगा। और प्रोफेसर मार्शल ने जो इसमें दोनों को मिलाते हुए जो बताया है, वो कहते हैं किसी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत यानी कि पूर्ति तथा उपयोगिता यानी कि मांग के द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि उत्पादन लागत अगर उसकी पूर्ति किस तरह की है, अच्छी पूर्ति है तो यानी कि सब बाजार में सप्लाई अच्छी है, तो और उसकी उपयोगिता यानी उसकी मांग कितनी हो रही है, उन दोनों के बीच अगर दोनों के जब सामंजस्य स्थापित होगा तो वही उस वस्तु का मूल्य स्थापित हो जाएगा, वही उस वस्तु का मूल्य निर्धारित हो जाएगा। किसी वस्तु की पूर्ति उसकी उत्पादन लागत पर निर्भर करती है और उस वस्तु की मांग उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है, यानी किसी वस्तु की पूर्ति उसकी उत्पादन लागत होगी उस पर निर्भर करेगी, और उस वस्तु की मांग उसकी उपयोगिता यानी कि कितनी क्रेता के लिए कितनी उपयोगी है, ये उसकी मांग उसी के आधार पर उसकी मांग डिपेंड होगी, निर्भर होगी। या दोनों ही मिलकर किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण करते हैं, यानी कि जब दोनों उपयोगिता और उत्पादन लागत यानी पूर्ति दोनों जहाँ सामंजस्य बैठ जाए, जहाँ वो ही दोनों ही आपस में मिलकर किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। इस संबंध में एक उदाहरण देखिए, बहुत साफ प्रकट लगता है। देखिए इस उदाहरण रेखाचित्र द्वारा इसको हम आसानी से स्पष्टीकरण समझ सकते हैं। माना किसी समय विशेष पर किसी बाजार में केलों की मांग व पूर्ति विभिन्न मूल्यों पर निम्नलिखित है। केलों की मांग दे रखी है 100, 200, 300, 400, 500। केलों का मूल्य दे रखा है 10, 8, 7, 5, 4। केलों की पूर्ति दे रखी है 500, 400, 300, 201। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि जब केलों का मूल्य 10 रुपये प्रति दर्जन है तो मांग 100 दर्जन तथा पूर्ति 500 दर्जन है। यानी कि ऐसी पहली स्थिति में 100 केलों की मांग है, 100 दर्जन, 10 रुपये का मूल्य है और 500 दर्जन केले की पूर्ति बाजार में उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में दर्जन तथा पूर्ति 500, इस बिंदु पर पूर्ति अधिक होने के कारण, क्योंकि पूर्ति बहुत सारी अधिक है, इसलिए पूर्ति अधिक होगी और मांग कम है, तो क्या होगा, रेट कम होगा। तो इस ऐसी स्थिति में वो बाजार इस ऐसी केले का मूल्य निर्धारण नहीं हो सकता। इस बिंदु पर पूर्ति अधिक होने के कारण तथा मांग की तीव्रता कम होने की, मांग कितनी है, मांग 100 ही है केवल, जबकि है बाजार में उपलब्ध हो 500 केले, तो ऐसी स्थिति में मांग की तीव्रता कम है होने के कारण विनिमय नहीं हुआ, यानी कि कोई ज़्यादा नहीं खरीदेगा। 500 बाजार में मांगी 100 केलों की, तो 500 क्यों खरीदेगा। ऐसी स्थिति में 10 रुपये का जो है वो रेट उसका निश्चित नहीं हो पाएगा। अतः मूल्य कम करना होगा, यानी कि मूल्य को हमें गिराना होगा, क्योंकि पूर्ति ज़्यादा है। अब हमें खपाने हैं तो निश्चित तौर पर उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा क्रेता को, तभी तो वो अधिक माल खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। इस प्रकार केलों का मूल्य क्रमशः गिरता हुआ 7 की स्थिति पर आएगा। 7% अगर हो जाता है तो मांग व पूर्ति बराबर, यहाँ पर क्या होगा, 300 ही केलों की मांग है और 300 ही केलों की पूर्ति है, तो जहाँ पर जितनी केलों की पूर्ति है उतनी ही केलों की मांग है, बस यही 7 रुपये यहाँ पर रेट आ जाता है 7 रुपये। यानी हम अगर उसको 10 रुपये से 7 रुपये ले आएँ तो केलों का मूल्य अगर हम 10 से 7 लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मांग व पूर्ति बराबर हो जाती है, जो 300 दर्जन है। इस बिंदु पर केले की कीमत तय हो जाएगी, यहीं पर हम केले की कीमत को तय कर सकते हैं, यानी कि 7 रुपये उस केले की कीमत बन जाएगी, निर्धारित हो जाएगी। इस बिंदु पर केले की कीमत तय हो जाएगी, इससे कम कीमत पर मांग अधिक हो जाएगी।
अगर इससे कम कीमत जाएगी तो क्या होगा, मांग बढ़ जाएगी, जबकि पूर्ति कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इससे कम कीमत पर मांग अधिक हो जाती है तब पूर्ति कम हो जाती है। इससे कम कीमत पर भी विनिमय नहीं होगा, यानी कि पूर्ति रेट तो बहुत, रेट क्या हो गए, रेट हो गए कम हो गए, मांग भी बढ़ गई, लेकिन पूर्ति ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 400 की मांग है और केले हमारे पास 200 ही रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उस वस्तु को नहीं बेच पाएंगे, यानी कि इसका विनिमय नहीं होगा। इसे रेखाचित्र इसके द्वारा 37 द्वारा स्पष्ट समझा जा सकता है। देखिए इस स्थिति में क्या हुआ, जब 100 रुपये था तो डी यानी कि 10 रुपये का रेट था, और सप्लाई कितनी थी, 510 किलो की पेल। यहाँ पर हमने OX पर ले लिया किलो की मांग व पूर्ति दर्जनों में, और OY पर ले लिया हमने मूल प्रति दर्जन, जो मूल है प्रति दर्जन। तो 10 की स्थिति में देखिए डी, यानी कि डी पॉइंट पर जो आ रहा है वो आ रहा है 10 रुपये, इस पर 100 रुपये, 100 किलो की मांग है तो रेट है 10 रुपये और सप्लाई है 500 की। ऐसी स्थिति में फिर 8 की स्थिति में देखिए 8 रुपये के मूल की स्थिति में क्या है, 200 वस्तु की मांग, किलो की मांग 200 है, और सप्लाई कितनी है, 400 की। तीसरी पॉइंट पर आता है, तीसरी पॉइंट पर 7 रुपये तो हो जाता है किलो का मूल, और 300 रुपये, 300 किलो की मांग होती है और 300 ही सप्लाई भी होती है। किलो की पूर्ति भी 300 है और सप्लाई भी 300, यानी मांग भी 300 है और सप्लाई भी 300। तो ये ई बिंदु जो आता है वो बताता है यहीं पर कीमत आपकी स्थित हो जाएगी, निर्धारित हो जाएगी। 7 रुपये की कीमत इस केले की निर्धारित हो गई, क्योंकि इसने सप्लाई और डिमांड को जहाँ पर काटा, जहाँ दोनों रेखाएं सप्लाई और डिमांड की जो कर्व हैं, जहाँ पर दोनों आपस में काट रहे हैं, वही पॉइंट ई है। ई उस पॉइंट पर है, ई के पॉइंट पर ही ये इस वस्तु की कीमत निर्धारित हो जाएगी, यानी कि 7 रुपये। तो ये 7 रुपये पर आता है, 8 और 6 के बीच में आता है, इसका मतलब 7 रुपये पर ये मूल, इस केले का मूल निर्धारित हो जाता है प्रति दर्जन। यही इस तरह से हमने केलों की मांग व पूर्ति के द्वारा हमने उसका मूल का निर्धारित कर लिया। धन्यवाद, नमस्कार।